हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड या रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया हुआ है, तो उस पे कब और कितने परसेंट से टैक्सेस लगते हैं और उस टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी सेल करने पे जो टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है, और ये प्रॉफिट दो तरीके की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म की, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म की। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को हम समझेंगे। आपने उस प्रॉपर्टी को यदि 24 मंथ्स के अंदर, मतलब 2 साल के अंदर ही आपने उसको क्या किया, खरीदा भी और उसे बेच भी दिया, तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगी वो आपकी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होती है। और ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या होती है, वो आपके इनकम में ऐड की जाती है। जैसे कि आपके इनकम में सैलरी हो गया, बिजनेस हो गया, या अदर इनकम जैसे कि डिविडेंड या फिर एफडी या सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की इनकम, ठीक है, इसमें जाकर के ये ऐड हो जाता है। और इस पे जो भी टैक्सेस लगते हैं वो स्लैब रेट से लगते हैं। अब यहाँ पे स्लैब रेट को भी हम समझेंगे। देखिए, ये जो फाइनेंस एक्ट 2024 था, इस पे 7 लाख तक की इनकम जो थी वो टैक्स फ्री थी, ठीक है। अब जो है ये नया वाला स्लैब जो कि बजट 2025 में आया था दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे एप्लीकेबल है। और इसमें जो है 12 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। अब देखिए, ये जो फाइनेंस एक्ट 2025 का स्लैब है, ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में इन्होंने दिया हुआ है। तो हर 4 लाख की प्रॉफिट पे दोस्तों 5% के टैक्सेस अप्लीकेबल हो। लेट से फाइनेंशियल 25-26 में आपकी टोटल इनकम 11.5 लाख तक आती है, तो आपको नील के रेट से टैक्सेस लगेंगे, मतलब आपको जीरो टैक्स देना है। और यदि मान लीजिए कि आप 15 लाख वाले स्लैब में चले गए, यहाँ वाले स्लैब में आप आ गए 15 लाख वाले में, तो आप यदि फाइनेंस एक्ट 2024 को लेकर के चले तो यहाँ पे 145,600 टैक्सेस का पेमेंट करना होगा, जो कि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपके ऊपर एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2025, जिसमें कि 1,09,200 के टैक्सेस पेमेंट करने होंगे यदि इनकम 12 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करेगी तब। अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की। और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तब होती है जब आपने उस प्रॉपर्टी को 24 मंथ्स के बाद सेल किया। आपने उसको खरीदा भले ही पहले हो, लेकिन आप उसको 2 साल से ज्यादा समय तक होल्ड किए, उसके बाद आप बेच रहे हो, तो उस पर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होती है। अब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के केस में आपको टैक्सेस कितने पे करने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी। यदि आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी थी तो आपको ग्रैंड फादरिंग की बेनिफिट मिलती है। और ये ग्रैंड फादरिंग की बेनिफिट बजट 2024 में दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी ये ग्रैंड फादरिंग का रूल अभी भी एप्लीकेबल है। तो आखिर ये ग्रैंड फादरिंग की बेनिफिट होती क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट आपको दो ऑप्शन देती है जिसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस का पेमेंट करना होता है। ऑप्शन 1 में वो बोलती है कि आप हमें 12.5% के फ्लैट रेट से आप टैक्स का पेमेंट कर दो, जो भी आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुई है। इसमें हम आपको कोई इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं देंगे। इंडेक्सेशन का मतलब ये हो गया कि आपने प्रॉपर्टी 5 साल पहले जिस भी प्राइस पे आपने खरीदी थी, अब आप 25-26 में उसको सेल कर रहे हैं, तो उसके कॉस्ट क्या होते हैं, बढ़ते हैं महंगाई दर के अनुसार। तो तो 25-26 में उसकी इंडेक्सेशन निकाली जाती है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन जब 12.5% का रूल अप्लीकेबल होता है तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में बेचा, 20 लाख रुपए की उसकी परचेस कॉस्ट थी, यहाँ पे आ गया कैपिटल गेन 80 लाख रुपीस। इस पे गवर्नमेंट 12.5% के रेट से आपके टैक्सेस मांगती है, तो यहाँ पे टैक्स कितना आ गया, 10 लाख रुपीस आ गया। दूसरा ऑप्शन आपको ये देती है कि आप इंडेक्सेशन की बेनिफिट ले लो। 5 से 10 साल पहले आपने प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस 10 साल का आप महंगाई दर के अनुसार क्या करोगे, आप अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो परचेस का, और जो भी प्रॉफिट होती है उस पर 20% के रेट से टैक्सेस आप पे करो। तो यहाँ पे सेल प्राइस हो गया 100 लाख रुपीस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 45 लाख। अब दोस्तों ये क्या हो गया, 20 लाख रुपीस जो भी प्राइस थी उस प्रॉपर्टी की, जब आपने इंडेक्सेशन किया तो 45 लाख रुपीस आ गई। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 55 लाख हुआ। अब इस प्रॉफिट को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 55 लाख पे 20% के रेट से टैक्सेस कैलकुलेट होंगे, यहाँ पे 11 लाख रुपीस टैक्स आ गया। तो इसको कहते हैं ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट। गवर्नमेंट कहती है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को आप कंपेयर कर लो, दोनों में जो टैक्सेस कम आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पे करो। तो यहाँ पे आपको टैक्सेस कितने देने हो रहे हैं, 10 लाख रुपीस का। अब किसी किसी लोकेशन में प्रॉपर्टी की ग्रोथ इतनी स्पीडली होती है कि उसमें जब आप सेल करने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी वैल्यू मिल जाती है। अब ऐसे केस में आपको टैक्सेस किस तरीके से पे करने होंगे,
सेम कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो सेल वैल्यू है उसकी ग्रोथ के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है जस्ट मॉडरेट ग्रोथ है, इन्फ्लेशन के आसपास ही केवल वैल्यू आपको मिल पा रही है। लेट से कि आपने 80 लाख की प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख रुपए उसकी परचेस प्राइस थी और इंडेक्सेशन आपने अप्लाई किया तो 75 लाख रुपीस परचेस कॉस्ट आया। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ऑप्शन 1 में हमने पहले देखा था 12.5% का फ्लैट आपको कैलकुलेशन करना है। तो 80 लाख में से 50 लाख आप माइनस करोगे, 30 लाख ये प्रॉफिट आ गई, इस पे 12.5% के टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, तो 3.75 लाख ये टैक्स का अमाउंट आया। ऑप्शन 2 में आपने इंडेक्सेशन कर लिया तो 20% का रेट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपकी आई 5 लाख रुपीस की, 20% आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे टैक्स कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीस आ रहा है। तो इन दोनों में कम कौन सा हुआ, ऑप्शन 2 इज बेटर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग टैक्सेस के पेमेंट करने होंगे। अब सेकेंड सिनेरियो में प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है वो स्काई रॉकेट है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को 3 करोड़ रुपए में बेच रहे हो, 50 लाख में आपने खरीदा था, इसका आपने क्या किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया। तो पहला वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे 250 लाख यानी कि 2.5 करोड़ रुपीस हुआ, इस पे टैक्सेस आया 31.25 लाख और इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपने अप्लाई की तो इस पे टैक्सेस दोस्तों आ रहा है 45 लाख रुपीस की। अब आप देख रहे हो इस केस में आपकी प्रॉपर्टी भले ही 3 करोड़ रुपीस में सेल हुई है, आपने इंडेक्सेशन भी अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी आपके लिए ऑप्शन 1 क्या है, बेटर है। अब यहाँ पे जो ये सेल प्राइस ली जाती है इसमें भी इनकम टैक्स के एक स्मॉल रूल को आपको समझाता हूं, सेक्शन 50C का। अब आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा कब था, आपने यदि खरीदा उसको 23 जुलाई 2024 के बाद, आपकी परचेस डेट तो अगस्त 2024 मानी जाएगी, सेल डेट मान लेते हैं कि अगस्त 2027 है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया क्योंकि 24 महीने के बाद सेल कर रहे हो। अब ऐसे केस में देखो यहाँ पे इंडेक्सेशन की कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, फ्लैट रेट से दोस्तों ये टैक्सेबल होगा 12.5% के रेट से। अब ये जो टैक्स के रेट्स हैं, हो सकता है कि बजट 2026 जो कि फरवरी में आने वाला उसमें हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हो जाए, या फिर 2027 के बजट में रेट यहाँ पे चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन करना होगा। ये अभी का रेट है तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस प्राइस 50 लाख रुपीस का हो गया, सेल प्राइस 80 लाख रुपीस का हो गया, कोई इंडेक्सेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, 30 लाख रुपीस की आपकी ये प्रॉफिट आ गई लॉन्ग टर्म की, 12.5% आपने कैलकुलेट किया, 3.75 लाख का टैक्सेस ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। अब यहाँ पे जो सेल प्राइस ली जाती है उसके लिए सेक्शन 50C के रूल को समझना जरूरी है। तो जो सेल वैल्यू आप मान के चल रहे हो वो सेल वैल्यू शायद आपको ना लेना पड़े, इसी को दोस्तों सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मान लो कि आपकी एग्रीमेंट हुई कोई प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने के लिए 80 लाख रुपीस की, ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, एक्चुअल सेल प्राइस है जो कि आपके और पार्टी के बीच में अग्रीड हुआ है। अब रजिस्ट्री करते समय जो सर्किल रेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू एस्टिमेट की जाती है, उसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहते हैं, SDV। अब उस प्रॉपर्टी की जो SDV वैल्यू है मान लो 1 करोड़ रुपीस है और आप 80 लाख रुपीस में क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली, जब भी जो एक्चुअल प्राइस होती है वो सर्किल रेट से ज़्यादा ही लोग चार्ज करते हैं, लेकिन इन केस यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और आपकी एक्चुअल सेल प्राइस कम हो जाती है तो उस केस में क्या रूल एप्लीकेबल है, रूल ये कहता है कि आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब ये जो 1 करोड़ रुपीस है 110% ऑफ एग्रीड वैल्यू है, तो उस केस में हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही एक्चुअल सेल प्राइस मानते हैं उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो यहां पे आपने 80 लाख रुपीस का उस प्रॉपर्टी को सेल किया, 110% तक आपको उस वैल्यू को लेके जाना है, मतलब 88 लाख रुपीस उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू निकल के आ रही। तो यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां तक है या इसके नीचे है तो उस केस में हम 80 लाख को ही क्या करेंगे, वैल्यू मान करके चलेंगे। लेकिन यदि इसके ऊपर क्रॉस कर गया, जैसे यहाँ पे 1 करोड़ रुपीस में आपने सेल किया तो उस केस में जो सेल वैल्यू होगा वो 1 करोड़ रुपीस लिया जाएगा, न कि 80 लाख रुपीस लिया जाएगा। यदि आपकी कैपिटल गेन आ जाती है तो उस पर टैक्सेस आपने देखा कि कितना ज्यादा आता है, तो उस टैक्स को आप कैसे लीगली बचा सकते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेक्शन 54, सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC। सेक्शन 54 में आपने यदि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है और आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को फिर से बाई कर लेते हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलता है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जैसे यहाँ पे 80 लाख का माल आपने बेचा और आपको 30 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो आपको ये 30 लाख रुपए क्या करना है, इस नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है।
जब आप इस नई प्रॉपर्टी में डालोगे तब आपका ये क्या होगा, 30 लाख पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और इस पर कोई भी टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। सेक्शन 54 ऐप में यह है कि आपने कोई अदर एसेट बेचा है, जैसे कोई लैंड हो गया या गोल्ड हो गया या कोई शेयर, कंपनी का शेयर आपने सेल किया हुआ है और उस पर आपको लेट से कि 20 लाख रुपीस की प्रॉफिट हो गई, तो सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन आपको लेना है। तो आपको ये जो सेल वैल्यू है ना 50 लाख रुपीस, ये आपको नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है। और यदि आप कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट से कि आप वैल्यू को कम कर देते हैं, 30 लाख ही आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको प्रोपोर्शनल बेसिस पे ही कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन कितना हो गया, यदि आप 50 लाख लगा दिए पूरा तो 20 लाख का आपका पूरा एग्जेम्पशन हो गया, आपकी कैपिटल गेन यहाँ भी जीरो आ गई। नेक्स्ट है सेक्शन 54EC, आपने कोई भी एसेट सेल की, अगेन लैंड हो गया या फिर कोई भी गोल्ड हो गया, शेयर हो गया कंपनी का, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाई नहीं करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के बॉन्ड्स मिलते हैं। एक होता है REC, NHI, PFC और IRFC। अभी एडा का भी बॉन्ड इसमें ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैक्सिमम 50 लाख तक का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी 6 मंथ्स के अंदर ही आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 50 लाख तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, यहाँ भी कैपिटल गेन आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन सेक्शन 54, सेक्शन 54F, इसके कुछ कंडीशंस हैं। यदि आपको कंडीशंस के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके कंडीशंस पे भी सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।